हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी का ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज है मंडे 3 मार्च। तो सभी करंट अफेयर को आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मंडे के एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन से ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। शुरू करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का हमारा एक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं जिनका निधन हुआ है। इनका नाम है बोरिस स्पासकी। इनका हाल ही में निधन हुआ। ये किस देश के चेस ग्रैंड मास्टर हैं? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत चुके हैं बोरिस स्पासकी। ये चेस प्लेयर हैं रशिया के, बहुत ही फेमस। हाल ही में इनका निधन हो गया। काफी एज थी तो उम्र संबंधी बीमारियों के कारण हाल ही में निधन हो गया है रशियन चेस ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी का। हालांकि देखिए, ये रशिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन आगे चलकर 1978 में इन्होंने फ्रांस की सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया था। फ्रांस की सिटीजनशिप ली थी, लेकिन चेस प्लेयर कहाँ के कहलाते हैं? रशिया के। 1969 से लेकर 1972 तक ये 10th वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। 1969 में इन्होंने टिग्रॉन पेट्रोसियस को हराया था वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में। जिस तरीके से अभी हमारे यहाँ पर डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, 1969 में बने थे रशिया के बोरिस स्पासकी। हाल ही में इनका निधन हो गया। देखिए, अगर इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर की यहां पर हम बात कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में वर्तमान में 85 चेस ग्रैंड मास्टर हैं। सबसे लेटेस्ट जो बने थे वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है पी श्याम निखिलम। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। इनके पहले 84th, अगर हम शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो ये बनी थी आर वैशाली। वो भी तमिलनाडु से बिलोंग करती है, आर प्रज्ञानंद की सिस्टर हैं। तो 85 ग्रैंड मास्टर में सबसे आखिरी हैं अभी हमारे पास पी श्याम निखिलम, जो कि आते हैं तमिलनाडु से। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की बात करें कि इंडिया में किसने जीती, तो इंडिया में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले विश्वनाथन आनंद पहले व्यक्ति हैं और इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है, 5 बार। और अभी लेटेस्ट दिसंबर 2024 में भारत के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन हमको मिले हैं, जिनका नाम है डी गुकेश। इन्होंने फाइनल में चीन के डिंग लिरेन को हराकर सबसे युवा, सबसे यंग वर्ल्ड चेस चैंपियन होने का खिताब हासिल किया है, केवल 18 ईयर की एज में। और आपको पता है 2025 में हाल ही में डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इंडिया का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। मेजर ध्यानचंद पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था। 1991-92 में शुरुआत की गई थी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। पहली बार विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया ये अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और अब 2025 में दिया गया डी गुकेश को। तो यहां पर इंडिया के जो चेस प्लेयर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की बात करें, यह मनाया जाता है हर साल 1 मार्च को। और नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि इसका उद्देश्य क्या है। पूरे वर्ल्ड में, है ना, यूनिटी को बढ़ावा देना, एकता को बढ़ावा देना और किसी भी प्रकार के जो भेदभाव हो रहा है पूरे वर्ल्ड में उसको खत्म करना। इक्वलिटी का अधिकार हर व्यक्ति को प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के उन्हें रिस्पेक्ट प्रदान करना, यह उद्देश्य है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को मनाए जाने का। आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो वो सीधा सीधा अस्पृश्यता के अंत की बात करता है ना। किसी भी प्रकार से इंडिया में छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और इसके लिए कानूनी प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। किसी भी आधार पर इंडिया में भेदभाव नहीं किया जा सकता छुआछूत के आधार पर। अब यहां पर जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है वो किसी भी आधार पर भेदभाव को खत्म करने की बात करता है और लोगों को इसके प्रति अवेयर करने से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स ने 2014 में इस डे को मनाने की शुरुआत की थी। केवल आप यूनाइटेड नेशन याद रख लो, 2014 में यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे।
हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। अब आती है बात थीम की कि 2025 में अभी थीम क्या है और लास्ट ईयर थीम क्या थी। तो 2025 में जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम की बात करें तो वी स्टैंड टुगेदर, और 2024 में टू प्रोटेक्ट एवरीवंस हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवंस राइट, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम थी। तो 2024 और 25 दोनों ईयर की थीम को याद रखिए। 2 साल का करंट अफेयर एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। एक और डे यहां पर 1 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड सी ग्रास डे। समुद्री जीव जितने भी होते हैं ना, उनके लिए फूड और शेल्टर के रूप में काम करता है समुद्री घास। तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, स्पेशली जो वाटर पॉल्यूशन है सी में, उसके कारण धीरे धीरे सी ग्रास खत्म होती जा रही है और इससे बहुत सारे समुद्री जीवों के जीवन पर संकट है, जो कि हमारी बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जो इंडिया है ना, बहुत ही ज्यादा ट्रबल में आ जाएगी। तो इससे बचने के लिए वर्ल्ड सी ग्रास डे मनाया जाता है 1 मार्च को। पूरे वर्ल्ड के लोगों को इसलिए अवेयर किया जाए कि भाई जो वाटर पॉल्यूशन है, जो समुद्री पॉल्यूशन है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि हम 1 मार्च को वर्ल्ड सी ग्रास डे को मनाएंगे, और इसी दिन 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी मनाया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को सरल और सुलभ बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, इसकी बात करते हैं कि ये होता क्या है, पहले हम इसको समझें। जिसको सिंपलीफाई करने के लिए या फिर जिसको एक्सेसिबल बनाने के लिए बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल लाया गया है, पहले हम उस मार्केट की बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, अगर कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी कंपनी है XYZ, अगर उसको पैसे की जरूरत है कंपनी को रन करने के लिए, तो वो 2 तरीके से पैसे का जुगाड़ कर सकती है। एक तो या तो बैंकों से या ऐसे इंस्टीट्यूशन से जाकर लोन ले ले, या फिर जो लोग हैं ना उनसे पैसा मांगे। और लोगों से जो पैसा मांगा जाएगा कि भाई आप हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम कंपनी ग्रो करेंगे और बाद में आपको रिटर्न देंगे। तो ये होता है बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड इसे कहा जाता है। अब इसके एवज में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक इंटरेस्ट दिया जाता है जिस भी व्यक्ति ने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा का अगर हम एग्जाम्पल ले, तो टाटा कंपनी ने बॉन्ड जारी किए। अब किसी भी व्यक्ति ने उनके बॉन्ड में इन्वेस्ट किया, बॉन्ड को खरीदा, तो एक फिक्स ईयरली परसेंटेज दिया जाएगा इंटरेस्ट का, 8%, 10%, जो भी हो। इस आधार पर 10 साल 20 साल के लिए बॉन्ड को कोई भी कंपनी जारी करती है। अब लोग खरीद सकते हैं बॉन्ड को जाकर। हो सकता है, देखिए यहां पर एक चीज ये होती है, जो इन्वेस्टर होते हैं ना, उनको फायदा ये है कि भाई एफडी से ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट मिल जाता है, फिक्स इंटरेस्ट। और रिस्क ये है कि हो सकता है कंपनी डूब जाए, तो ये पैसा डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अब ये इस कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, बहुत ही सिंपलीफाई करने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए हर व्यक्ति को, कि हर व्यक्ति को कंपनी के डेटा के बारे में, उसके बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, जो इन्वेस्टर हैं उनको। इसके लिए सेबी ने एक पोर्टल जारी किया है, उसका नाम दिया गया बॉन्ड सेंट्रल। पोर्टल का नाम है, जारी किया है किसने? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में बॉन्ड मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट या फिर शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली संस्था यही है ना, तो इसने जारी किया है बॉन्ड सेंट्रल। अब आपको यह तो पता चल गया कि भाई उद्देश्य क्या है बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल को जारी किए जाने का। सभी इन्वेस्टर को आसानी से बॉन्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर उपलब्ध होगी। बॉन्ड के बारे में सभी डेटा इस पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने में मदद मिलेगी बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल के माध्यम से। हाल ही में से जारी किया है सेबी ने। सेबी के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, 1988 में स्थापना हुई है, 1992 में रेगुलेट किया गया था सेबी एक्ट लाकर, और एक वैधानिक निकाय के रूप में इसे दर्जा दिया गया था। तो यहां पर यह क्लियर हो जाता है। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आज का। तो देखिए हमारा 100 आवर जीएस कोर्स, जहां पर आपको जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है,
आपको पता है वनडे की एग्जाम में, सिविल सर्विसेज की एग्जाम में जीएस के सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से 100 आवर जीएस के कोर्स में बहुत ही सिंपल तरीके से पूरे जीएस को कवर करवाया गया है। यहां पर आपके लिए इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर आप इसे अभी ज्वाइन करते हैं तो आप कोई भी हमारा एक फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री इस पर ले सकते हैं। ओके, जैसे मैथ्स कोर्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाता है 100 आवर जीएस कोर्स के साथ में। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा 100 आवर की, वहां पर जाकर आप डायरेक्ट इसे अवेल कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी हर्डल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप यहां पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। थलिक्की वंदनम योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? थलक्की वंदनम स्कीम को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार को। आंध्र प्रदेश सरकार ने, स्टेट ने हाल ही में अपना एनुअल बजट पेश किया है और आपको पता है जब आंध्र प्रदेश में इलेक्शन थे तो सुपर 6 घोषणाओं का वादा किया गया था आंध्र प्रदेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके द्वारा। तेलुगु देशम पार्टी है ना, चंद्रबाबू नायडू इसके सीएम है। तो इन्होंने इलेक्शन के समय में सुपर 6 स्कीम का प्रॉमिस किया था। उसमें से एक स्कीम पता है कौन सी है? एक स्कीम है थलक्की वंदनम स्कीम। अब इसे लॉन्च किया गया और इसके लिए बजट में 2025-26 के स्टेट बजट में 9,407 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। योजना 2025-26 के जो एजुकेशन ईयर है उसमें लागू की जाएगी। उद्देश्य क्या है योजना का? उद्देश्य समझिए। स्कीम का उद्देश्य है कि जितनी भी मदर्स हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, फर्स्ट से लेकर 12th तक, उनको यहां पर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेरित हों और जो स्कूल में ड्रॉप आउट रेट है, जो शिक्षा छोड़ने की दर है, स्कूल छोड़ने की दर है, उसको कम किया जा सके। तो हर माता को जिनके बच्चे फर्स्ट से लेकर 12th तक स्कूल में हैं, उनके बच्चों को, उन बच्चों के माता पिता को 15,000 रुपए पर ईयर फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी इस योजना के माध्यम से, स्पेशली माताओं को। तो इस योजना को नाम दिया गया है क्या? थलिक्की वंदनम स्कीम। अब यहां पर जो सुपर 6 घोषणाएं की गई थी वो क्या है वो समझिए। तो जो 6 घोषणाएं की गई थी इलेक्शन के समय टीडीपी के द्वारा, उसके तहत हर मंथ 19 से लेकर 59 एज 59 ईयर की जो महिलाएं हैं राज्य में, उनको 15,000 रुपए पर मंथ आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं के लिए 20 लाख जॉब्स दिए जाएंगे। 3,000 रुपए पर मंथ का अनएम्प्लॉयमेंट अलायंसेस दिया जाएगा जो बेरोजगार है उनको। इसके अलावा अन्नदाता सुखी भावा स्कीम के तहत जो फार्मर्स है उनको 20,000 रुपए सालाना यहां पर दिए जाएंगे। थलिक्की वंदनम स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, 15,000 रुपए ईयरली माताओं को दिए जाएंगे। दीपम 2.0 स्कीम को लॉन्च किया जाएगा और वुमेन्स को फ्री बसेस सुविधाएं दी जाएगी। तो ये सारे प्रावधान किए जाएंगे सुपर 6 में, ये प्रॉमिस किया गया था। अब देखिए, इनमें से अभी ये 2 स्कीम को शुरू कर दिया गया है। दीपम 2 की बात करें तो ये 3 गैस, जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसको फ्री दिए जाएंगे साल में हर परिवार को, ये दीपम 2 स्कीम है। और अब थलिक्की वंदनम स्कीम 15,000 रुपए ईयरली दिए जा रहे हैं राज्य में माताओं को। तो ये 2 स्कीम अभी रनिंग में है आंध्र प्रदेश में। अब आगे आने वाले समय में जो भी अनाउंस होगा उसकी हम बाद में बात करेंगे। तो समझ में आ गया थलक्की वंदनम स्कीम क्या है और दीपम 2 स्कीम क्या है। दोनों ही आंध्र प्रदेश की स्कीम है। चक्रवाती तूफान गैरेंस किस समुद्र में आया है? तो एक तूफान देखने को मिला है इंडियन ओशियन में जिसका नाम है गैरेंस। इंडियन ओशियन में जो मेडागास्कर द्वीप है ना, उसके पूर्व में छोटे छोटे जो द्वीप देखने को मिलते हैं इंडियन ओशियन में, उनको प्रभावित किया है गैरेंस चक्रवाती तूफान ने। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जो कि फ्रांस का एक द्वीप है, इसका नाम है
ला रियूनियन। अगर आप ये मेडागास्कर क्षेत्र देख रहे हैं तो इसके पूर्व में आपको यहां पर ला रियूनियन एक द्वीप देखने को मिलेगा। ये फ्रांस का द्वीप है ना, फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है। अब बात आती है कि ओवरसीज टेरिटरी क्या होती है। तो ऐसा क्षेत्र जो किसी देश की मुख्य भूमि से बाहर कहीं पर है लेकिन उस देश का वहां पर शासन है, यह होता है ओवरसीज टेरिटरी। अब फ्रांस हमको देखने को मिलता है यूरोप में, लेकिन उसका जो द्वीप है ना, ला रियूनियन, ये हमको देखने को मिलता है इंडियन ओशियन में, मेडागास्कर के पूर्व में। तो उत्तर की ओर से यहां पर एक तूफान आया है इंडियन ओशियन में, साइक्लोन गैरेंस, जिससे हाल ही में ला रियूनियन का नॉर्दर्न जो हिस्सा है फ्रांस के द्वीप का, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो चक्रवाती तूफान किस क्षेत्र या महासागर में देखने को मिला, तो यह है इंडियन ओशियन। इसके अलावा देखिए कुछ समय पहले जो साइक्लोन इंडिया या उसके आसपास देखने को मिले हैं उनकी हम बात करें तो एक चक्रवाती तूफान देखने को मिला था रेमल नाम का, जो कि बे ऑफ बंगाल में आया था और इसने एक तो बांग्लादेश को प्रभावित किया और इंडिया में ये वेस्ट बंगाल से टकराया था, पश्चिम बंगाल से। साइक्लोन आसना की बात करें तो ये अरब सागर में आया था, तो अरब सागर में आया था और इसने गुजरात के तट पर तबाही मचाई थी उस वक्त। साइक्लोन दाना ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इंडिया में ओडिशा के तटों से टकराया था। इसके अलावा साइक्लोन फेंगल की बात करें, ये एसएससी में अभी क्वेश्चन पूछा गया था, साइक्लोन फेंगल हमने बात की थी, ये बे ऑफ बंगाल में आया था और भारत में तमिलनाडु के तटों से टकराया था। तो ये देखिए किस राज्यों के तटों से टकराया है, ये भी याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। और अभी जो गैरेंस आया है वो कहां पर आया है, इंडियन ओशियन। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में लोसर त्योहार मनाया गया, यह किस कम्युनिटी में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, तो लोसर फेस्टिवल सबसे ज्यादा तिब्बत में रहने वाली जो बौद्ध कम्युनिटी है उनमें एक न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है लोसर फेस्टिवल। तो आंसर यहां पर हो जाएगा तिब्बत। वैसे देखिए भूटान और नेपाल के भी जो बौद्ध अनुयायी है वो सेलिब्रेट करते हैं लोसर त्योहार को, लेकिन सबसे ज्यादा इसके अनुयायी देखने को मिलते हैं तिब्बत में। तो तिब्बत में बौद्धों के द्वारा मनाया जाने वाला उनका न्यू ईयर है। ये तिब्बती जो चंद्र कैलेंडर है उसके पहले दिन से शुरू होता है, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से। अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से इसको कंपेयर करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं है ना, हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये दिन या तो फरवरी में आएगा या फिर मार्च में आएगा। और अभी ये मनाया गया 28 फरवरी को, लास्ट ईयर ये 10 फरवरी को मनाया गया था। तो हर साल अलग अलग डे पर आता है, क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर और तिब्बतों का लूनार कैलेंडर दोनों अलग अलग चलते हैं। तो लूनार कैलेंडर में पहले दिन से ये शुरू होता है, चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से। और तिब्बत में जो बौद्ध हैं उनके द्वारा ये न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तिब्बत के अलावा नेपाल, भूटान और इंडिया में भी सिक्किम और लद्दाख में जो बौद्ध अनुयायी है वो सेलिब्रेट करते हैं, सबसे ज्यादा तिब्बत में। तो ठीक है, तिब्बत में जो अभी तिब्बती कैलेंडर है उसका नव वर्ष 2152 ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2152वां नव वर्ष। लोसर 3 दिन का फेस्टिवल है। जो पहला दिन है उसे कहा जाता है चंगकौल, है ना, चंगकौल है। और यहां पर एक पारंपरिक पेय पदार्थ जिसको चंगकौल नाम दिया जाता है उसका निर्माण किया जाता है और पिया जाता है। बियर की तरह, ये नशीले पदार्थ की तरह देखने को मिलती है, क्योंकि ठंडा क्षेत्र है तो वहां पर ये देखने को मिलता है। फिर दूसरा दिन जो होता है ना वो किंग लोसर के नाम से जाना जाता है। बौद्धों के और तिब्बतियों के जो राजा रहे हैं, जो शासक रहे हैं, उनको समर्पित करते हुए ये मनाया जाता है। और तीसरा दिन वहां पर एक सोशल, है ना, फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर सभी समुदाय मिलकर आपसी भोज तैयार करते हैं, भोज किया जाता है, नृत्य की जाती है, गेम्स आयोजित किए जाते हैं। तो ये लोसर फेस्टिवल देखने को मिलता है तिब्बत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 जो कि जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के द्वारा आयोजित की गई,
यह कहां पर आयोजित की गई? तो इंडिया की तीनों सेनाओं की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के द्वारा एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट का, और इसका आयोजन हुआ है हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर, राजस्थान। देखिए, तीनों सेनाओं के मध्य में यह ट्राई सर्विसेज स्पेशल फोर्सेस एक एक्सरसाइज है। तीनों सेनाओं के मध्य में, विशेष बलों के मध्य में एक तो कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, तीनों के मध्य में आपसी समझ को बढ़ावा देना, इस एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन आर्मी की तरफ से, उनकी जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है उसने, इंडियन नेवी में जो उनकी मरीन कमांडो है उन्होंने, और इंडियन एयर फोर्स में जो गरुड़ कमांडोज है इंडियन एयर फोर्स की, इन्होंने, विशेष जो आर्म्ड फोर्स है इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। आयोजन जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर हाल ही में किया गया, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का। अब ये इंडियन आर्मी के मध्य में ही आयोजित किया गया, तीनों सेनाओं के मध्य में, लेकिन क्वेश्चन हमको ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि इंडिया और दूसरे देशों के मध्य में कौन कौन सी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। तो रिसेंटली जो हुई है उनकी हम बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन, ये इंडिया और मिस्र या इजिप्ट के मध्य में आयोजित की गई। धर्म गार्जियन, इसकी हमने बात की थी, इंडिया और जापान के मध्य में। एक्स खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान के मध्य में। टाइगर ट्रंप की बात करें, इंडिया और यूएसए के मध्य में इसका आयोजन किया गया। मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, इंडिया और फ्रांस के मध्य में आयोजित की गई। वज्र प्रहार, इंडिया और यूएसए के मध्य में। विनबेक्स 2024, इंडिया और वियतनाम के मध्य में। ये अदर एक्सरसाइज से याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकती है, और काफी एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे आ जाएंगे। जहान ए खुसरो फेस्टिवल में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हाल ही में शामिल हुए। दिल्ली में इसके कौन से संस्करण का आयोजन किया गया था? जहान ए खुसरो, ओके, एक जो सूफी संगीत होता है ना, उसका एक महोत्सव है ना, उसके लिए हाल ही में आयोजित किया गया था फेस्टिवल जहान ए खुसरो। भारत के पीएम ने यहां पर पार्टिसिपेट किया, यहां पर ये शामिल हुए, और अभी इसके 25वें संस्करण का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, जहान है खुसरो। तो भारत के पीएम भी आए थे। रूमी फाउंडेशन के द्वारा यह आयोजित किया जाता है, और इस साल 28 फरवरी से 2 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण? 25वां संस्करण जहान ए खुसरो का। 3 दिन तक ये चलता है, सूफी संगीत महोत्सव है। सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2001 में, और इसकी स्थापना करने का श्रेय एक फिल्म मेकर को दिया जाता है, मुजफ्फर अली को। इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। तो 25th एडिशन है, आयोजन दिल्ली में, जहान ए खुसरो एक सूफी संगीत महोत्सव। भारत के पीएम हाल ही में यहां पर शामिल हुए थे। कौन सा फाउंडेशन आयोजन करवाता है? रूमी फाउंडेशन। किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है? अच्छा, आपको सबसे पहला कंफ्यूजन आएगा सोलर फ्लेयर कर्नेल पर कि ये क्या है। तो देखिए, सोलर फ्लेयर की बात करें ना, तो क्या होता है कि जो सूरज है उस पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलते हैं, एक गुरुत्वीय क्षेत्र देखने को मिलता है। जब ये गुरुत्वीय क्षेत्र या तो टूट जाते हैं या फिर चेंज होने लगते हैं, तब एनर्जी का विस्फोट होता है सूर्य की सतह पर। और जब एनर्जी का विस्फोट होता है ना, तो बहुत ही चमकीली वहां पर रोशनी निकलती है, चमकीले स्पॉट बन जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं, उन्हें कहा जाता है कर्नेल। तो जो विस्फोट हुआ एनर्जी का चुंबकीय क्षेत्र के बदलने से या फिर खत्म हो जाने से, वो कहलाता है सोलर फ्लेयर। और जो बिंदु निकलते हैं, चमकीले स्पॉट बन जाते हैं, वो कहलाता है सोलर फ्लेयर कर्नेल। अगर आप यहां पर इमेज देखेंगे तो ये देखिए, यहां पर आपको छोटे छोटे ये स्पॉट देखने को मिलेंगे, चमकीले चमकीले, है ना। तो इसकी एक स्पष्ट तस्वीर वर्ल्ड में पहली बार कैप्चर की है भारत के आदित्य L1 सैटेलाइट ने। आंसर हो जाएगा आंसर सी। आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए भारत का पहला सैटेलाइट है। तो ये तो समझ में आ गया कि भैया सोलर फ्लेयर और कर्नेल क्या होता है, ये क्लियर हो जाता है आपको।
आदित्य L1 का एक जो टेलीस्कोप है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसके द्वारा इस इमेज को क्लिक किया गया और पूरे वर्ल्ड में हम इंडिया या फिर आदित्य L1 पहला सैटेलाइट बना है जिसने स्पष्ट रूप से सोलर फ्लेयर कर्नल की इमेज को क्लिक किया है। भारत का पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1, जिसे 2023 में 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से। ओके, और 5 साल 2 महीने तक का ये मिशन है, ड्यूरेशन है इसकी। सूर्य के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना, वायुमंडल का अध्ययन करना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करना और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना, यह उद्देश्य है आदित्य L1 मिशन का। भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सी सैटेलाइट से लॉन्च किया गया? PSLV C57। ओके, सूर्य से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर इसे तैनात किया गया है सूर्य के अध्ययन के लिए। लास्ट क्वेश्चन, माउंट फेंटेल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट फेंटेल ज्वालामुखी देखने को मिलता है इथोपिया में। ये जो ज्वालामुखी है ना, वैसे तो एक डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है ना, लेकिन ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो भी है। डोरमेंट मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी, जो काफी समय से उद्गार नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। अब इसमें देखिए, आखिरी जो विस्फोट हुआ था वो 1820 में हुआ था, लेकिन अब इस वॉल्केनो में एक बार फिर से मीथेन गैस निकल रही है। अभी तक ये बिल्कुल शांत था 1820 से, है ना, प्रसुप्त ज्वालामुखी था, डोरमेंट वॉल्केनो था, लेकिन अब इसमें मीथेन का उद्गार देखने को मिल रहा है। इथोपिया में देखने को मिलता है माउंट फेंटेल वॉल्केनो। यहां पर स्ट्रेटो वॉल्केनो की बात करें कि सर ये क्या है, तो क्या होता है वॉल्केनो? क्या, पृथ्वी की सतह के ऊपर एक छिद्र जिससे लावा गैसेस निकलती है। जब लावा निकल निकल के लेयर फॉर्म होने लगती है और लेयर फॉर्म होकर ऊपर एक क्रेटर का निर्माण होता है, पर्वत की आकृति वो ग्रहण करता है, तो यह कहलाता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। हे डोरमेंट वॉल्केनो मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी है, काफी समय से ये मृत अवस्था में था, लेकिन अब इसमें से मीथेन गैस का उद्गार हो रहा है। माउंट फेंटेल वॉल्केनो कहां पर है? इथोपिया में। इसके अलावा वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट वॉल्केनो की बात करें जो कि स्ट्रेटो वॉल्केनो है, तो जापान में माउंट फूजी, इटली में माउंट विसुवियस, इटली में ही माउंट एटेना, यूएसए में माउंट रेनियर वॉल्केनो और इंडोनेशिया में क्राकाटोआ वॉल्केनो। ये भी एग्जाम में काफी देखने को मिलता है। तो ये अदर वॉल्केनो हैं जो कि स्ट्रेटो वॉल्केनो है वर्ल्ड के, तो इनको भी देख लेना। यहां पर हमने 3 मार्च के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, सेबी के 11वें चेयरपर्सन के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तुहिन कांत पांडे। मैत्री ऐप को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। आंसर बी। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड जो कि पशु कल्याण के लिए दिया जाता है, किसे दिया गया? राधाकृष्ण टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सशक्त भारत नामक हिंदी मैगजीन को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह है भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2025 रिपोर्ट को किस संगठन ने प्रकाशित किया है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू अर्थ। अब तक भारत में कुल कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया? तो यह गठन किया गया है अभी तक कितनी बार? तो यह 4 बार गठित किया जा चुका है ना, और एक स्टेट के लिए भी गठित किया गया था, लेकिन नेशनल लेवल पर 4 बार। हाल ही में 9th नेशनल समिट ऑन गुड एंड रेप्लिकेबल प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का इनोग्रेशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा कहां किया गया? तो यह किया गया ओडिशा के पुरी में। इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली में। और लास्ट क्वेश्चन था कि अमेरिका में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए न्यूनतम कितने का निवेश फिक्स किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? तो ये $5 मिलियन का निवेश है।
तो ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे करंट अफेयर है। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपण वर्तमान में आता है पंजाब में। भारत में लोकसभा के लिए जो पहला आम चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन हुए थे, वो 1951-52 में हुए थे। अक्टूबर के एंड में शुरू हुए थे और फरवरी तक ये कंडक्ट कराए गए थे। डिप्थीरिया रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होने वाला रोग है, जिसे कहा जाता है डिप्थीरिया रोग। अधिकतर स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल सही थे, लगभग पूरे सही थे। अधिकतर स्टूडेंट गूगल करते हैं, ये चीज मैंने देखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गूगल का जो फ्रंट होता है ना, जैसे आप गूगल करते हैं तो जो पहली चीज आती है आपको मेंशन होती है, अधिकतर कमेंट वहां से देखने को मिलते हैं, जबकि वहां पर कई बार आंसर गलत भी होता है। तो गूगल मत करो और थोड़ा सा पढ़ के आंसर करो। राजा राम मोहन राय की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? और कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में यूडीपी का अर्थ क्या है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।